हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 15 है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, का हम ये सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चों, वो है ओशियनिक करंट्स। समुद्रों के जो करंट होते हैं, ओशियन करंट्स क्या होते हैं? तो बच्चों, हमने देखा है मोस्टली हम सबके मन में धारणा है कि जो समुद्र होते हैं ऊपर से बहुत ही शांत बॉडीज है, बिल्कुल उनका पानी बहुत ज्यादा मूव करता हुआ दिखता हमको नहीं है, एक ही जगह वो भरा रहता है। ठीक है, और नदियां जो होती हैं बच्चों, वो तेजी से ऊंचाई वाले इलाकों से, माउंटेन से बह करके समुद्र तक आके मिलती हैं। तो जो हरकत करने वाला पानी है, मूविंग वाटर है, वो नॉर्मली नदियों का माना जाता है। समुद्र में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं होता, छोटी मोटी लहरें उठती हैं, दैट्स ऑल। ठीक, लेकिन बच्चों असल में ऐसा होता नहीं है। समुद्र क्योंकि बहुत बड़ी बॉडीज होती हैं, तो उसमें हमको ये मूवमेंट पानी का नजर नहीं आता। लेकिन जिस प्रकार से नदियों में पानी बहता है, वैसे ही समुद्रों में भी कुछ वेल डिफाइंड डायरेक्शनल मूवमेंट होता है पानी का। ठीक है, और ये मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि इतने बड़े ह्यूज वाटर बॉडीज में अलग अलग इलाकों में, अलग अलग रीजन्स में तापमान में काफी फर्क होता है। समझ में आ गया? तो ये जो वाटर होता है, वार्म वाटर, ये फैलता है, ठंडा पानी वो सिकुड़ता है। तो जो ठंडा पानी जो पोलर रीजन्स में होता है, ध्रुवों के नजदीक का, वो सिंक डाउन करके इक्वेटर की तरफ मूव करता है। इक्वेटर का जो गर्म पानी होता है ऊपर की ओर मूव करता है, और इस प्रकार से पानी में डायरेक्शनल मूवमेंट होता है महासागरों के अंदर। इस प्रकार के जो मूवमेंट है महासागरों के अंदर पानी का, ये कहलाता है बच्चों ओशियनिक करंट्स। ये मूवमेंट दोनों प्रकार का होता है। ये मूवमेंट अप डाउन भी होता है। तो ऊपर का जो गर्मा गर्म पानी है, तो ऊपर का जो जैसे हमारा ध्रुवों के नजदीक क्या होता है, ऊपर का ठंडा पानी है, वो ठंडा पानी धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ फ्लो करता है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया। ठीक है, और जो इक्वेटर का पानी है गर्म, वो ऊपर की ओर मूव करता है, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया। और वर्टिकल मूवमेंट भी होता है, ऊपर नीचे का मूवमेंट भी होता है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन टेम्परेचर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओशन। दोनों ही प्रकार के मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो देखते हैं क्या है ये ओशियनिक करंट्स। सीज बिकॉज ऑफ देयर वर्स्ट साइज। ठीक है, वर्स्ट नहीं आएगा बच्चों, यहाँ आएगा वास्ट। वास्ट मतलब होता है बहुत बड़ा, VAST, VAST। वास्ट मतलब इनॉर्मस साइज, बहुत बड़ा आकार होने के कारण जो होता है, समुद्र जो होते हैं, दे आर ऑलवेज सीन इन द सेम फॉर्म। हमेशा हमको एक जैसे दिखाई देते हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क हमको लगता नहीं। नदियां बच्चों कभी सूख जाती है, कभी फ्लड्स आ जाता है, लेकिन हमको समुद्र में ऐसा दिखता नहीं। कभी समुद्र सूखता नहीं है, बाढ़ नहीं आती, जैसा वो वैसा ही लगता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, वी डू नॉट ऑब्जर्व ड्रॉट्स और फ्लड्स इन सीज एज इन रिवर। तो जैसे नदियों में देखा है ना, सूखा भी पड़ता है, नदियां सूखती भी हैं और बाढ़ भी आती है, कभी भरी दिखती है, कभी खाली दिखती है, लेकिन समुद्र हमेशा ही भरे लगते हैं क्योंकि बड़े वाटर बॉडीज हो। ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव हम नोटिस ही नहीं कर पाते। Hence, seas are normally considered calm। इसलिए समुद्र जो होते हैं, महासागर जो होते हैं, वो नॉर्मली शांत ही लगते हैं, गंभीर लगते हैं। बट एक्चुअली सी वाटर कंटिन्यूसली मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो समुद्री पानी है, वो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है। हॉरिजॉन्टली भी बहता है और अप डाउन वर्टिकल मूवमेंट भी होता है। क्यों होता है मूवमेंट? इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्थानों में तापमान का जो फर्क है, कहीं पे तो गर्मी है ज्यादा, कहीं पे ठंडा है, तो इस कारण जो होता है, ये पानी मूव करता है इधर से उधर। ठीक, वाटर फ्लोइंग इन ओशंस इन डिफरेंट डायरेक्शन। वर्टिकल मूवमेंट कैसे होता है बच्चों? मान लीजिए कहीं पे ओशन फ्लोर पे ज्वालामुखी फट गया, तो ज्वालामुखी से जो भी हीट निकलेगी, वो नीचे के पानी को गर्म कर देगी। नीचे का पानी गर्म होकर हल्का होगा, तो इट विल स्टार्ट राइजिंग अप। ऊपर का रिलेटिवली थोड़ा सा कोल्ड है, इट विल स्टार्ट सिंकिंग डाउन। इस प्रकार से वर्टिकल मूवमेंट भी होता है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है। ठीक है ना? सो टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, मेन कारण है इन ओशन करंट्स का। वाटर फ्लोइंग इन ओशंस इन डेफिनेट डायरेक्शन आर कॉल्ड ओशनिक करंट्स। समझ में आएगा? और यही पानी की धाराएं जो है, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, जो एक पर्टिकुलर दिशा में बहती है, पानी को बहाती है महासागरों में, समुद्रों में, ये ओशनिक करंट्स कहलाते हैं। इन्हीं को हम रिवर्स फ्लोइंग इन द सी ये भी मान सकते हैं कि एक तरह से तो समुद्रों में ही नदियां एक तरह से जैसे बह रही हैं। ठीक है, तो गर्म और ठंडी धाराएं होती हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स एंड कोल्ड स्प्रिंग्स, कोल्ड करंट्स एंड हॉट करंट्स। At some places, hot water flowing in ocean currents and at some places cold water। तो ocean currents के रूप में कुछ स्थानों पे तो गर्म पानी की धाराएं चलती हैं और कुछ पे चलती है ठंडे पानी की धाराएं। ठीक, द रीजन्स वेयर हॉट एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट। और कुछ ऐसे स्थान होते हैं बच्चों, टेम्परेट रीजन, मतलब इक्वेटर से थोड़ा ऊपर की ओर और पोलर रीजन से थोड़ा नीचे की ओर। इक्वेटर पोल के लगभग बीचों बीच में ऐसा कोई स्थान होता है जहां पर कि ये गर्म और ठंडी धाराएं जो होती हैं आपस में मिल जाती हैं, और आपस में मिलने के कारण वहां पे खूब ज्यादा टर्बुलेंस टर्बुलेंस होता है, वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है तापमान में बहुत ज्यादा फर्क के कारण। ठीक है, अचानक से हलचल बढ़ जाती है,
और हलचल बढ़ने के कारण वहाँ पे पानी घूमने लगता है गोल-गोल रीजन के रूप में, गोल-गोल सर्कुलर एडी के रूप में पानी घूमने लगता है और वहाँ पे फिर धीरे-धीरे क्या है स्टॉर्म्स जन्म लेने लगते हैं। स्टॉर्म्स होते हैं तूफान, समुद्री तूफान, ठीक है? और ये तूफान जब भयंकर रूप ले लेते हैं, विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है कंसिडरेबल इनके ऊपर, तो एक घूमता हुआ जो हवा का और जो हमारी जो मॉइस्ट एयर है उसका कॉलम बन जाता है, उसके ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है जो कि स्वर्ल करते रहते हैं चारों तरफ। तो इस प्रकार का जो घूमता हुआ सर्कुलेटिंग एयर कॉलम है वो हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून इनके नाम से जाना जाता है और ये बच्चों बहुत तबाही लाते हैं। These pose a serious threat to the movement of ships on the sea और समुद्र पे जो जहाज वगैरह मूव करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, उनको डुबो सकते हैं जहाजों को भी, उथल-पुथल हो जाती है पानी में बहुत ज्यादा। Forecasting of storms has now become easy due to satellite imagery और जिस जगह पे भी ये गर्म और ठंडे पानी की धाराएं मिलती हैं बच्चों वहां पे समुद्र में हलचल बढ़ जाती है। हलचल बढ़ेगी टर्बुलेंस तो पानी का जो कलर होता है वो झाग युक्त हो जाता है, सफेद हो जाता है और पानी गोल 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 घूमने लगता है उस जगह पे। तो सैटेलाइट से बहुत सटीक इमेजरी, बहुत इमेजरी मतलब उसकी फोटो से, सैटेलाइट की फोटो से क्या है हम क्या है इजीली पहचान सकते हैं कि किस जगह पे ये समुद्री तूफान चक्रवात का ओरिजिन हो रहा है, जन्म ले रहा है, ठीक है? और हम पहले से ही लोगों को स्थान के वार्न कर सकते हैं किस तरफ ये टारगेट कर रहा है, किस तरफ ये बढ़ रहा है, किस कोस्ट को हिट करने वाला है, साइक्लोन किधर आएगा, उसी हिसाब से क्या है लोगों को पहले से ही समय रहते वार्न किया जा सकता है जिससे कि वो सेफ इलाकों की तरफ मूव कर सके और जान माल की हानि को कम किया जा सके। तो ये थे बच्चों ओशियनिक करंट, समुद्र की गर्म और ठंडी धाराएं समुद्र में बहते हुए रिवर्स के जैसे होती है। चलिए अब हम देखेंगे हाउ मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर इन अर्थ एंड व्हाट आर देयर। धरती में टेक्टोनिक प्लेट्स कितनी है बच्चों, मैं पहले बता चुका हूं आपको पिछले वीडियो में 29 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इसमें से 6 तो बड़े आकार की और 23 है छोटे आकार की। ये जो 6 बड़े आकार की प्लेट्स हैं यही हमारी मेजर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, छोटी वाली जो होती है वो समुद्रों के बेस पे होते हैं, ठीक? सो देयर आर 29 टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ व्हिच 6 आर मेजर प्लेट्स एंड 23 आर माइनर plates. These are of three types depending upon their margin. उनकी जो किनारी होती है, मार्जिन होती है, उसके आधार पे ये 3 अलग-अलग प्रकार की प्लेट्स होती हैं और यही डिसाइड करते हैं कि उन प्लेट्स पे अर्थक्वेक किस लेवल के आते हैं, किस इंटेंसिटी के आते हैं, कितना ओपन, हाउ ओपन डू दे अकर, क्लियर? तो 3 मेन प्रकार की जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की मार्जिन होती है वो 3 प्रकार कौन से हैं हमारे? एक होती है डाइवर्जेंट मार्जिन। डाइवर्जेंट का मतलब होता है बच्चों कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में चिपक रही हैं और एक दूसरे से दूर मूव करती हैं, एक दूसरे से दूर मूव करती हैं तो उनके बीच का जो जगह होती है वहां पे स्पेस बन जाता है और इस स्पेस में क्या होता है मैग्मा ऊपर राइज करता है। मैग्मा ऊपर राइज करेगा तो ऊपर ठंडक होती है तो वो मैग्मा क्या होता है जम जाता है, पतली सी पपड़ी बन जाती है, क्रस्ट बन जाती है पतली सी, समझे क्या? सॉलिडिफाई होकर क्रस्ट बन जाती है। तो ये कहलाते हैं बच्चों डाइवर्जेंट मार्जिन। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आते हैं क्योंकि पपड़ी बहुत ही कच्ची होती है, ठीक है? और कोई कभी भी मैग्मा के फोर्स के कारण टूट जाती है और ये प्लेट्स फिर जितनी दूर होगी उतना ही तेजी से वापस आएंगी, जोर से टकराती हैं आपस में और इससे क्या होती है पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स आते हैं डाइवर्जेंट मार्जिन पर। तो डाइवर्जेंट होता है दूर होती हुई मार्जिन, मैं भी डायग्राम में बता दूंगा आगे। ट्रांसफॉर्म या फिर पैरेलल मार्जिन ऐसी होती है बच्चों जो दो प्लेट्स होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ये आपस में आमने सामने की टक्कर नहीं लगती, ये टच होकर के ये पैरेलली एक दूसरे से स्लाइड करती हैं तो यहाँ पे मैग्मा मूवमेंट बहुत ही कम होता है, यहाँ पे लगभग न के बराबर अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत ही माइनर इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं जो कि फील भी नहीं होते अक्सर, ठीक है इनका? तो दिन में ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं ट्रांसफॉर्म या फिर पैरेलल मार्जिन। और कुछ कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की जो मार्जिन होती है वो होती है कॉन्वर्जेंट। कॉन्वर्जेंट मतलब होता है बच्चों ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, दूर नहीं जा रही एक दूसरे से, एक दूसरे की तरफ मूव करती है। मूव करते क्या होती है एक प्लेट दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर थोड़ी सी चढ़ जाती है और उसको दबा देती है नीचे, क्योंकि नीचे से प्लेट काफी कमजोर होती है, मैग्मा के साथ जो गर्मा गर्म प्लेट होती है मुड़ जाती है इजीली आपस में। तो एक प्लेट जब दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो नीचे से उसको दबा देती है, क्लियर है? और यहाँ पे भी अर्थक्वेक जो होते हैं लगभग ना के बराबर ही आते हैं, ये बहुत ज्यादा कंपन नहीं होता क्योंकि जो भी फोर्स है वो फोर्स क्या होती है एक प्लेट को तोड़ने के काम आती है, उसको बेंड कर देती है नीचे से, तो इससे ये ऊपर कंपन पहुंचता नहीं है, सारी फोर्स वहीं खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी रेयरली कोई विटनेस आते हैं। तो समझ में आ गया 3 प्रकार के। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक भूकंप आते हैं वो आते हैं डाइवर्जेंट मार्जिन पे, यहाँ पपड़ी बहुत ही कमजोर होती है। देखो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है? व्हेन न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच का जो गैप बन जाता है वहां पे एक नई कॉन्टिनेंटल नई प्लेट बन जाती है, किसके सॉलिडिफिकेशन से? मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से। तो ये पपड़ी काफी कमजोर होती है और हल्के मैग्मा प्रेशर से जब टूट जाती है तो ये प्लेट्स तेजी से एक दूसरे से टकराती है और फिर खूब ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उस रीजन से जो पावरफुल अर्थक्वेक्स को जन्म देती है। कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज मैंने बताया जब क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है बीच की, जब प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं,
तो जब एक प्लेट है दूसरी प्लेट से टकराती है तो एक प्लेट दूसरे के अंदर धस जाती है, सरक जाती है, डाइव कर जाती है उसके अंदर और बीच की क्रस्ट नष्ट हो जाती है तो अंदर घुस जाती है प्रेशराइज होकर के। तो यहाँ पे हल्के-फुल्के अर्थक्वेक्स आते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बच्चों पैरेलल बाउंड्रीज ये लैटरली स्लाइड करते हैं एक दूसरे से रगड़ खा के और यहाँ पे कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता तो अर्थक्वेक ना के बराबर आते हैं। तो व्हेन क्रस्ट इज नीदर प्रोड्यूस्ड नॉट डिस्ट्रॉयड तो यहाँ नई क्रस्ट बनती भी नहीं है बिगड़ती भी नहीं है, बस ये ग्लाइड करती है पैरेलली एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से रगड़ करके निकल जाती है। जैसे दो ट्रेन नहीं होती बच्चों, दो ट्रेन प्लेटफॉर्म में उल्टी दिशा में से रगड़ के निकल जाती है लेकिन वो उनके बीच में गैप होता है, तो बस ऐसी दो प्लेट्स साइड वाइज मूवमेंट जो उनका होता है वो कहलाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। क्लियर? तो देखते हैं अभी डायग्राम में नीचे कि ये तीन प्रकार की बाउंड्रीज कैसी दिखाई देती हैं और क्या इनके नतीजे होते हैं भूकंप के इंटेंसिटी पे। चलिए, तो सबसे पहला जो डायग्राम है बच्चों ये है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो ये देखो ऊपर जो ग्रे कलर वाला जो है ना हिस्सा वो हमारी रॉकी प्लेट है, सॉलिड चट्टान है जिसके ऊपर हमारा धरती का भूभाग होता है, जिसका कंपन होता है और नीचे वाला जो ऑरेंज कलर येलोइश ऑरेंज कलर दिखाया गया है वो मेंटल है, हमारा मैग्मा है। ठीक है, अब ये प्लेट जब एक दूसरे के ऊपर से ऐसे दूर जाती है तो डाइवर्ज होना मतलब दूर जाना, ये दूर जाएंगी तो बीच में कुछ हिस्सा खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो वहां पे जो मैग्मा ऊपर राइज करेगा, ठंड होगी ऊपर, टेम्परेचर कम होगा तो ये जम जाएगा, तो नई क्रस्ट जन्म लेती है लेकिन पतली होती है बहुत, नई ताजा क्रस्ट बनी बहुत ही पतली होगी, वो मैग्मा प्रेशर से कभी भी फट सकती है और फिर ये प्लेट्स वापस एक दूसरी तरफ जब टकराव करने के लिए आएंगी तो उस टक्कर से इस रीजन में खूब ज्यादा खतरनाक वेव्स क्रिएट होती है, सिस्मिक वेव्स। तो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के हाई इंटेंसिटी के भूकंप आते हैं इस रीजन में। तो ये प्लेट बच्चों यहाँ दिखाया गया है, ये ओशन है, ओशन का फ्लोर है, तो इस फ्लोर पे ये ऐसी दो प्लेट्स दिखाई गई है, इनका बड़ा डायग्राम ये रहा, ठीक है कि नहीं? और बीच में देखो ओशनिक रीजन जहाँ पे मैग्मा एस्केप कर सकता है, तो जैसे अलग होगी तो बीच में एक्सपोज रीजन होगा, तो ऊपर ठंडा पानी, पानी के संपर्क में आती इधर कुछ लेयर जम जाएगी, नई सतह बन जाएगी, कमजोर होती काफी, ठीक है। और फिर कभी भी इनकी हरकत के कारण ये जो कमजोर सतह है ये नीचे से मैग्मा मूवमेंट के कारण बहुत ही पिलपिली होती है और ये वापस जब दो लेयर्स आपस में एक दूसरे से टकराती है तो ये क्रश हो जाती है, ठीक है। ये है हमारी डाइवर्जेंट मार्जिन। कॉन्वर्जेंट मार्जिन क्या होता है बच्चों? ये दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स जो है ये एक दूसरे से टकराई तो इस राइट साइड वाली प्लेट ने लेफ्ट वाले को दबा दिया तो इसका कुछ हिस्सा धरती के अंदर घुस गया। कहाँ घुस गया? ये मैग्मा के अंदर घुस गया, फिर धीरे धीरे पिघल जाएगा बाद में। तो यहाँ से क्रस्ट का कुछ हिस्सा बर्बाद हो गया, डैमेज हो गया, समझा गया? क्रस्ट फूट गई और अंदर घुस गई, तो एक लेयर का डाइव करके दूसरे के अंदर घुस जाना, ये स्लिप होकर उसके ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे भी भूकंप बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी के नहीं आते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जुड़ के मजबूत बाइंडिंग स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये लगभग कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इनके जॉइंट में मान लो ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंपन होगा नहीं, ये क्रस्ट जो ये जो चट्टान है ये इसके ऊपर सरक करके आ गई है, मैग्मा नीचे पड़ा रहता है तो यहाँ पे भी कंपन होता नहीं है, मतलब सारी फोर्स को नीचे वाली लेयर ने झेल लिया, समझ आ गया? और इसका कुछ हिस्सा ये डैमेज हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, नीचे मैग्मा में पिघल जाएगा ये, ठीक। तो तीसरा चीज हमारा जो होता है बच्चों ट्रांसफॉर्म या पैरेलल प्लेट बाउंड्री जो होती है, इसमें दो प्लेट्स होती है मैग्मा के ऊपर, ग्लाइड तो करती हैं बट वो एक दूसरे की तरफ नहीं आती, दूर भी नहीं आती, वो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से स्लाइड करके टच करके निकल जाती है, फिर पैरेलल या ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हो गई है। तो यहाँ पे भी भूकंप क्या होते हैं? न के बराबर ही आते हैं, यहाँ पे कोई कंपन होता नहीं है, ठीक है। और ये जो इनके जॉइंट होते हैं जहाँ पे दो प्लेट टच हो रही है इसको फॉल्ट जोन कहा जाता है, ठीक है। ये देख ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जोन होता है, ठीक है। और किस प्रकार से ये मैग्मा निकलता है क्रस्ट से बाहर वो बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैग्मा है, मैग्मा जहाँ पे पपड़ी कमजोर होती, इस जगह पे कमजोर थी, कम थी, तो इसको देखो ये छोटा छोटा जो कैविटी बन गई इसको मैग्मा चेम्बर कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे अब इस रीजन में से मान लीजिए कोर की तरफ से मैग्मा उठता हुआ ऊपर आ रहा है तो मैग्मा की धार जब इधर टकराएगी तो उसको गोल गोल कैविटी से बन जाती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट होने के कारण ये और गलाते रहता है इसको और एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। जितना पतला जगह होगी तो यहाँ से प्रेशर जब लगेगा ना तो नोजल के पिचकारी देखा होगा बच्चों आपने, पिचकारी में पीछे से जब प्रेशर मारते तो जितनी पतली ट्यूब होगी उतनी बारीक धार स्पीड से निकलेगी, तो इतने प्रेशर के साथ निकलती है हॉट गैसेस जो होती है, राख है और प्लस ये भी पिघला हुआ चट्टान है, ये इस ट्यूब के रूप से बाहर निकल जाते हैं तो ऊपर इसकी सतह को तोड़ देता है। ये पहले ऊंचा पहाड़ पहले नहीं था, पहले बिल्कुल यहाँ तक ही क्रस्ट थी, ये टूटी पहले क्रस्ट, मैग्मा धीरे से निकला यहाँ तक फैल गया, सूख गया, फिर और निकला, सूख गया, धीरे धीरे ये आसपास के रीजन जो होता है चारों तरफ का मैग्मा फ्लो से जमता जमता ऊंचा उठने लगता है और इस प्रकार से माउंटेन्स बन जाते हैं हमारे, ठीक है कि नहीं। और मैग्मा के सूखने के बाद में जो चट्टानें बनती हैं वो इग्निशियस रॉक्स कहलाते हैं, ग्रेनाइट हमारा उसी का एग्जाम्पल है, ठीक। तो धीरे धीरे ऊंचा होता जाएगा और इसका जो टिप पे जो मुंह खुल जाता है मुहाना, इसको हम क्रेटर बोलते हैं। तो ये हमारा एनीवेयर 10, 20, 50 मीटर से लेकर के 100, 150 मीटर तक चौड़ा ये हो सकता है क्रेटर। और यहाँ से फिर क्या समय समय पे अभी क्या है ऊपर थोड़ा तापमान कम होगा तो कभी कभी ये ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है कि नहीं, क्या मिट्टी उट्टी जमने के कारण बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है।
फिर कभी हलचल बढ़ जाएगी, मैग्मा अचानक से राइज करने लगेगा, तो हॉट गैसेस के प्रेशर के कारण ये ढक्कन दोबारा से खुल जाएगा एंड अगेन वहाँ से राख का गुबार, धुआं निकलना चालू हो जाता है एंड तो तेजी से बर्स्ट होके मैग्मा लावा जो होता है फोर्सफुली बाहर इरप्ट भी हो सकता है। तो ये है हमारा वोल्केनिक इरप्शन। क्लियर है? चलिए, तो ये थी 3 अलग-अलग प्रकार की बाउंड्रीज टेक्टोनिक प्लेट्स की मार्जिन्स, जो कि हमारे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को डिसाइड करती है। ठीक? अब हम देखेंगे बच्चों साइक्लोन क्या होता है, कैसे आता है, कैसे उपजता है, कैसे बर्बादी फैलाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक? कितने प्रकार के होते हैं, कैटेगराइजेशन क्या है उसका। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइक्लोन्स। हिंदी में इसी को बच्चों बोलते हैं चक्रवात, समुद्री तूफान। साइक्लोन्स और हरिकेन्स बच्चों 3 नामों से जाना जाता है। साइक्लोन बोल सकते हैं इसको, इसको हम हरिकेन्स भी बोल सकते हैं, इसको टाइफून भी कहा जाता है। अलग-अलग देशों में, अलग-अलग रीजन्स में अलग-अलग इनके नाम हैं। तो टाइफून शब्द जापानीज ओरिजिन का है, तो जापान रीजन के आसपास जब आते हैं ये, तो इसको टाइफून कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद अगर ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका के दोनों तरफ, मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो है, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक महासागर में यदि आ जाए या फिर नॉर्थ अमेरिका के कहाँ आ जाए, वेस्ट में, या फिर जापान के ईस्ट में आ जाए। ठीक है? जापान और नॉर्थ अमेरिका के बीच का जो रीजन है ईस्ट पैसिफिक ओशन कहलाता है। अगर वहां आ जाए तो नॉर्थ अमेरिका के दोनों ही तरफ के जो महासागर अगर उनमें आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं हरिकेन्स। ये सबसे ज्यादा स्पीड वाले होते हैं, समझ आ गया? नॉर्थ अमेरिका के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तबाही वाले होते हैं, जापान और नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं। ठीक है? और इक्वेटर के आसपास जो होते हैं वो तबाही थोड़ी कम लाते हैं, वहां की स्पीड थोड़ी कम होती है। तो देखते हैं क्या। तो साइक्लोन्स और हरिकेन्स दे आर द मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म्स ऑन अर्थ। धरती पे मौजूद जितने भी तूफान है, उन तूफानों में सबसे जो वायलेंट, सबसे डिस्ट्रक्टिव, बर्बादी फैलाने वाली जो कैटेगरी है, डिस्ट्रक्टिव कैटेगरी, वो है साइक्लोन, चक्रवात या फिर हरिकेन, समुद्री तूफान। ठीक? द साइंटिफिक टर्म फॉर ऑल दीज स्टॉर्म्स इज, बच्चों इसको स्टॉर्म नहीं बोलेंगे, पहली बात तो बहुत लोग गलत बोलते हैं स्टॉर्म। इट इज नॉट स्टॉर्म, इट इज स्टॉर्म। आर साइलेंट है, स्टॉर्म बोला जाएगा, स्टॉर्म। ठीक है? सो ये जितने भी स्टॉर्म्स होते हैं, इनका जो साइंटिफिक टर्म है सबके लिए एक ही, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है सबको, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। अब ट्रॉपिकल क्यों बोला? बिकॉज उनका जो उद्गम स्थान है, ओरिजिन है, वो ट्रॉपिक होता है। और ट्रॉपिक होता है बच्चों इक्वेटर आसपास का जो रीजन होता है, जो हमारा इक्वेटोरियल बेल्ट है, इक्वेटर 0 डिग्री की जो रेखा है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर की ओर, 23.5 डिग्री साउथ नीचे की ओर, ये जो हमारे 2 ट्रॉपिक्स आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वो बेल्ट है, समुद्री बेल्ट, जहां पर खूब ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट रिसीव होती है, पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है और यहीं से अधिकतर चक्रवात तूफान जन्म लेते हैं। और वहां से जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे ये नॉर्थ या साउथ की तरफ मूव कर जाते हैं। मतलब समझ आ गया? ये धीरे धीरे क्या है, पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर मूव करेंगे दोनों पोल्स की तरफ, वैसे वैसे इनकी स्पीड बढ़ती जाती है और इनका जो दायरा है, डायमीटर, वो भी बड़ा 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 होते जाता है और ज्यादा तबाही फैलाते हैं। ठीक? चलिए, तो देखते हैं क्या। तो इन सबका साइंटिफिक जो टर्म हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्यों? बिकॉज दे ओरिजिनेट एट द ट्रॉपिक्स। In Japan, they are called typhoons, and those formed over Atlantic Ocean और East Pacific Ocean, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका के इर्द गिर्द आजू बाजू में, उनको हरिकेन्स नाम से जाना जाता है। तो टाइफून जापान में कहा जाता है, हरिकेन्स हम नॉर्थ अमेरिका के इर्द गिर्द जो कोस्टल रीजन है वहां बोलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लाइक जायंट इंजन, ये बहुत बड़े हीट इंजन की तरह काम करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो कि ईंधन के रूप में किसको यूज करते हैं? नमी से भरी हुई गर्म हवा, नमी से भरी हुई गर्म हवा। तो बच्चों जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो हमारा इक्वेटर है, उसके आसपास इतनी गर्मी पड़ती है, हीट डायरेक्ट मिलती है सन की, तो उस फालतू हीट के कारण क्या होता है, समुद्र का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसके आसपास की हवा गर्म हो जाती है, गर्म गर्म हवा ऊपर उठने लगती है और साथ में पानी इवेपोरेट होकर इसके वेपर्स ऊपर उठने लगते हैं। तो इस प्रकार का जो एयर कॉलम है उठता हुआ ऊपर, वो क्या कहलाता है? मॉइस्ट एयर कॉलम। मॉइस्ट एयर, नमी वाली गर्मा गर्म हवा, यही ईंधन का काम करती है इन साइक्लोन्स के लिए। तो देखें कैसे बनता है। तो ये गर्मा गर्म समुद्र में जो इक्वेटर के ऊपर की हवा है, ये नमी से युक्त हवा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, हल्की होने के कारण, गर्म चीज हल्की होती है। सो दे आर मोस्टली फॉर्म्ड ओवर वार्म वाटर नियर द इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर ये नॉर्मली उपजते हैं, जन्म लेते हैं अधिकतर साइक्लोन। तो कैसे होता है पूरा सिस्टम समझते हैं। नियर द इक्वेटर द वार्म एयर राइजेस अप, गर्म हवा जो है इक्वेटर के पास में वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठती है तो अपने साथ वो नमी वाटर वेपर को भी कैरी करती है, और जब ऊपर उठने लगेगी तो समुद्र के पास निचला जो इलाका है वहां पे एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, क्योंकि वहां से एयर हट रही है, ऊपर की ओर मूव कर रही है। सो वहां पे एयर कम हो जाएगी, सो ए लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड नियर द वाटर सरफेस। और हमको पता है बच्चों, जो गैसेस होते हैं दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। तो आसपास का सराउंडिंग का जो क्षेत्र है, मतलब इक्वेटर से जो थोड़ा ऊपर के इलाके हैं, वहां का जो क्षेत्र है, वहां पे जो ठंडी हवा है, सराउंडिंग एयर है,
वो तेजी से इस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए अंदर की ओर घुसती है, नीचे की ओर इक्वेटर की तरफ मूव करती है। तो दिस न्यू एयर बिकम्स वार्म। तो देखो सराउंडिंग एरियाज विद हाई प्रेशर, समझ में आ गया? तो इक्वेटर के पास हवा गर्म होगी, ऊपर उठेगी, समुद्र के सतह के पास लो प्रेशर एरिया बन गया। इस लो प्रेशर एरिया को आसपास की जो हाई प्रेशर वाली जो एयर है वो पुश करके उस लो प्रेशर एरिया को भरने की कोशिश करती है। तो दिस न्यू एयर इज पुश्ड इनटू दिस लो प्रेशर एरिया। जब ये नई हवा अंदर घुसती है, ये भी वापस गर्म हो जाएगी क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत है इक्वेटर पे, ये भी गर्म हो जाएगी, साथ में वाटर वेपर को लेगी और ये भी ऊपर उठने लग जाएगी। तो धीरे धीरे होता क्या, जो नई एयर यहाँ घुसती है वो गोल गोल घूमने लगती है, घूमते घूमते वो वहां से वाटर वेपर पिकअप करेगी एंड इट विल स्टार्ट राइजिंग अप, गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी। तो बच्चों ऊपर जिस स्थान पे हो रहा है घटना, उसके ऊपर देखें हम तो धीरे धीरे गर्म हवा वाटर वेपर उठता रहता है। अब ऊपर वाटर वेपर उठेगा उठेगा तो ऊपर उठने के बाद में ऊपर तापमान गिरेगा तो ठंडा होने लगता है। तो ठंडा होने से क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो नर्म हवा है, ये जो नमी युक्त हवा है, ये उठते उठते ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन कर देते हैं। तो व्हाइट 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 क्लाउड फॉर्मेशन बनता रहता है और ये जो नीचे सर्कुलेटिंग कॉलम है पानी का, उसके साथ हवा भी घूमने लगती है, नमी वाली हवा भी घूमने लगती है। ये हवा घूमते घूमते वेपर्स को उड़ाती रहती है और ये ऊपर जमा करती रहती है वेपर्स को, ऊपर वेपर्स क्लाउड फॉर्मेशन बढ़ाते रहते हैं। तो धीरे धीरे एक जो सर्कुलेटिंग क्लाउड का कॉलम है वो बनता रहता है, सिस्टम धीरे धीरे बड़ा बड़ा होते रहता है। तो उसमें हवा है, क्लाउड्स है और नमी है, वाटर वेपर से ये धीरे धीरे सक करता रहता है। जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये हवाएं तेज घूमते रहती हैं, इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी, क्लाउड फॉर्मेशन और ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, और कई हजारों किलोमीटर में क्लाउड फैल सकते हैं। ठीक है, तो देखो द न्यू एयर आल्सो बिकम्स वार्म। जो नई एयर घुसती है लो प्रेशर एयर में वो भी गर्म हो जाती है, मॉइस्ट नमी युक्त हो जाती है, वाटर पेपर भर जाता है एंड राइजेस अप, वो भी उठने लगती है। एज वार्म एयर राइजेस अप, और जैसे ही गर्मा गर्म ये हवा नमी युक्त हवा ऊपर उठेगी, द सराउंडिंग एयर स्वेल्स इनटू टेक इट्स प्लेस। आसपास की जो ठंडी हवा है सराउंडिंग रीजन से, वो उसकी जगह भर लेते हैं। तो हमेशा बाहर से एयर अंदर की ओर आती है और वहां से फिर वो गर्म होकर वापस ऊपर उठने लगी। तो एक तरह से ये जो हमारा गर्म पानी है और उसका जो वेपर्स है वो एक तरह से ईंधन का काम करता है इन साइक्लोन्स के लिए। एज मॉइस्ट एयर राइजेस एंड कूल्स ऑफ, और जब ये नमी युक्त हवा जब ऊपर उठती है, तापमान गिरने से ठंडी होगी तो ये क्लाउड्स बना देती है, बादल बन जाते हैं, मोटे मोटे बादल बनेंगे। द होल सिस्टम ऑफ क्लाउड्स एंड विंड स्पिन्स एंड ग्रोथ। तो धीरे धीरे पूरा जो ये सिस्टम है क्लाउड्स का, सर्कुलेटिंग विंड का जो कॉलम है, ये घूमता रहता है, बढ़ता रहता है और लगातार इसको फीड कौन करता है, जो हमारा समुद्र है उसकी गर्म पानी जो है, गर्म पानी से उठता हुआ वेपर से वो लगातार उसको उसमें ऐड करता रहता है। तो धीरे धीरे उसका दायरा बड़ा होता रहता है। समझ आ गया? अब ये जो स्टॉर्म्स जो उपस्थित है, तो ये इस वक्त जो होता है बच्चों, ये स्टॉर्म एक तरह से प्रोसेस में ये जन्म ले रहा है। ठीक है, अब इसमें जो विंड की स्पीड है वो डिसाइड करती है कि इसका नाम क्या होगा बच्चों। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसकी अभी देखेंगे आगे इसकी कैटेगराइजेशन क्या क्या है। तो बच्चों जो नॉर्थ हेमिस्फीयर हमारा जो इक्वेटर है, उसके ऊपर का जो हाफ है धरती का हिस्सा, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में इक्वेटर के नॉर्थ में जो भी स्टॉर्म्स उपस्थित हैं वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, घड़ी के उल्टी दिशा में। समझ में आ गया? तो याद कैसे रखेंगे? एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर एंटी क्लॉकवाइज, याद रहेगा, एन एंटी क्लॉकवाइज। तो एन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज है उनका मूवमेंट, और जो साउथ में होता है उसका मूवमेंट होता है बच्चों क्लॉकवाइज। तो देखो एस जो हम बनाते हैं एस ऐसे, ये उसका रोटेशन भी क्या है, क्लॉकवाइज ही है। तो साउथ ऑफ इक्वेटर जो तूफान जन्म लेते हैं वो क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं, नॉर्थ में जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं। तो हमारे यहाँ जो इंडिया है वो नॉर्थ में आता है, तो इस तरफ जो हमारे इंडिया रीजन है, अरेबियन सी है, बंगाल की खाड़ी से जो भी तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स, वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। और ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, अपनी धुरी पर धरती के घूमने के कारण ये डिफरेंस होता है। एज द स्टॉर्म रोटेट्स फास्टर, और जैसे जैसे ये स्टॉर्म तेज तेज होते जाता है तो उसके केंद्र पे, सेंटर पे एक शांत जगह बन जाती है जिसको आई बोलते हैं। समझ आएगा क्या बोलते हैं इसको? आई। तो सेंटर पे जो होता है ना व्हर्लविंड जो होता है, केंद्र पे ना तो कोई बादल होते हैं, पानी की हलचल नहीं होती, हलचल होती है बाहर की तरफ, तेज हवाएं घूमती है, तो सेंटर पे एक रिलेटिवली शांत लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है कि नहीं? क्या तो देखो उधर क्या होता है बताओ। एज द स्टॉर्म रोटेट्स फास्टर, जैसे जैसे तेज तेज घूमेगा तो उसका दायरा बढ़ते जाता है। एंड आई फॉर्म्स एट इट्स सेंटर, सेंटर पे इसके एक बिल्कुल शांत इलाका बन जाता है जिसको हम स्टॉर्म की आई भी बोल सकते हैं, विच इज काम एंड क्लियर, शांत होता है, उसके ऊपर कोई बादल नहीं होते, बादल बाहर की ओर होते हैं। द आई हैज ए वेरी लो प्रेशर, इस आई में बहुत ही लो प्रेशर होता है, अगर कुछ भी वहां पे जाएगा उसको सक करके ऊपर उठा लिया जाएगा। समझ आएगा कि नहीं? बहुत लो प्रेशर होता है। हायर प्रेशर एयर फ्रॉम अबाउट डिसेंड्स डाउन इनटू द, और ऊपर की जो हाई प्रेशर वाली एयर है ये तेजी से क्या होती है, इस लो प्रेशर एरिया में अंदर की ओर घुसती है। तो जिस जगह पे स्टॉर्म की आई होती है वहां पे पानी दब जाता है,
और वहाँ पे पानी गोल 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 घूम के एक एडी बना लेता है। अगर उस आई में कोई शिप फंस गया तो बच्चों शिप गोल गोल घूमता 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 उस पानी के टनल में समा जाएगा, समुद्र में वो डूब जाएगा। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार का जो, जैसे आप देखो वो, आप क्या बाल्टी ले लो, बाल्टी में बहुत तेजी से चम्मच या हाथ घुमा करके आप गोल गोल पानी घुमाओगे तो साइड से तो ऊंचा हो जाएगा, उस सेंटर में एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जो कि क्या ऊपर से क्या हवा उसको दबाती है। ठीक है, लो प्रेशर एरिया होगा तो ऊपर से हवा उसमें घुसने की कोशिश करती है, तो सेंटर पे पानी दब जाता है एक ट्यूब के रूप में। तो अगर उसमें कुछ भी चीज डालोगे आप तो शिप्स को नीचे खींच लेता है। ठीक है, तो ये आई कहलाती है। अब हम देखेंगे कि इसका डायमीटर कितना हो सकता है। तो बच्चों जब ये ओरिजिनेट होता है इक्वेटर में तो लगभग इसका स्टार्टिंग 10, 20, 50 किलोमीटर से स्टार्ट होती है। मीडियम रेंज में ये 400 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। 400 से लेकर के बाद में इसका दायरा ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर तक हो सकता है। और 3000 किलोमीटर मतलब ये देख लो पूरा हमारे इंडिया का टिप से टो तक आ गया, पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग इतना बड़ा साइक्लोन हो सकता है पूरे भारत देश के एरिया के बराबर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द साइक्लोन रेंजेस फ्रॉम 400 टू 3000 किलोमीटर्स। विंड स्पीड जो होती है और उसका जो एक्सपेंशन है, फैलाव है, ये नॉर्मली टेम्परेट जोन में ज्यादा होता है, ट्रॉपिक्स में कम होता है। ट्रॉपिक मैंने बताया था इक्वेटोरियल बेल्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर के आसपास तो इसका दायरा कम होता है, विंड स्पीड भी कम होती है, और जैसे जैसे ट्रॉपिक्स मतलब पोल्स की तरफ अग्रसर होता है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ जाती है और इसका साइज भी बड़ा होते जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो जो नॉर्थ अमेरिका के आसपास है, अटलांटिक ओशन, उसमें हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होता है। हमारे भारत देश में ये 500-700 किलोमीटर तक ही फैलता है, 1000 मैक्सिमम किलोमीटर। ठीक है कि नहीं? इतने बड़े तक हो सकते हैं। When wind speed of rotating storm reaches 39 miles per hour। अच्छा बच्चों यहाँ पे सारी जो स्पीड है वो माइल्स पर आवर में दी है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ये है इनकी। हाँ, किलोमीटर पर आवर में इसको करना होता है तो बच्चों इसको 1.6 से आप इंटू कर लीजिएगा तो किलोमीटर पर आवर में आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर विंड की जो स्पीड है स्टॉर्म में वो 39 माइल्स पर आवर तक पहुंच जाती है तो ऑफिशियली इसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है, समुद्री तूफान, ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ठीक है, जब इसकी स्पीड 79 माइल्स पर आवर पहुंच जाती है अब ये खतरे की घंटी है। उस अवस्था में इसको ऑफिशियली साइक्लोन डिक्लेयर कर दिया जाता है, अमेरिका में हरिकेन का नाम दे दिया जाता है, और अलग अलग देश इसका अपने हिसाब से अलग अलग नामकरण करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? सो व्हेन द विंड स्पीड रीचेस 79 माइल्स पर आवर, 39 माइल्स पर आवर तक ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। ठीक है, उसके बाद अगर 79 माइल्स पर आवर तक की स्पीड हो जाती है देन उस अवस्था में क्या कहलाता है बच्चों? ये लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो ये कहलाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, या फिर इसी को बोलते हैं हरिकेन। अब हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? अचानक से मौसम बदल जाएगा, बादल हो जाएंगे, तेज बारिश चालू हो जाएगी, कई दिनों तक बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी। अगर ये साइक्लोन जिस सीजन में हिट करेगा तो सीजन नहीं देखा जाता, बारिश पक्का आएगी, भयंकर आएगी, 2-3-4 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है, हफ्ते तक बारिश हो सकती है। तेज बादल की गर्जना होगी, खूब ज्यादा लाइटनिंग होगी, बार बार क्या होती है बिजली चमकेगी, थंडर स्ट्राइक्स होंगी, तो डर पैदा होता है लोगों के बीच में। तो सडन चेंज इन वेदर, हैवी रेन्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाएं चलेंगी जो जिसमें पेड़ उखड़ जाते हैं, खूब शोर होगा। इवन ड्यूरिंग मई जून के महीने में भी ऐसा संभव है। थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, बादल की तेज गर्जना होगी, बिजली चमकेगी जिससे कि टेरर, भय उत्पन्न होता है लोगों में। ट्रीज फॉल डाउन एंड रूफ्स आर ब्लोन अवे, पेड़ गिर जाते हैं बड़े बड़े उखड़ करके, घरों की छतें उड़ जाती हैं। ठीक है कि नहीं? क्या ये सब नुकसान होते हैं। इट कॉजेज पावर फेलियर, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, पोल्स गिर जाते हैं, तार टूट जाते हैं, तो पूरा पावर फेलियर हो जाता है, ग्रिड फेल हो जाता है, एंड पूरा जो नॉर्मल दिनचर्या है, जीवन है, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, उन सब में बाधा आती है नॉर्मल दिनचर्या। इट क्रिएट्स हैवॉक इन एन एरिया, हैवॉक मतलब तांडव, एक तरह से पूरा तहस नहस हो जाता है एरिया। रेलवे की पटरियां टेढ़ी मेढ़ी डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है कि नहीं? क्या और कोस्टल रीजन में बाढ़ भी आ सकती है, खूब सारा तेज बारिश होती है तो फ्लड्स भी आ सकती है, इंसेसेंट बारिश से, लगातार बारिश से। कोस्टल एरियाज आर मोस्ट अफेक्टेड। तो जो कोस्टल जो तटीय इलाके हमारे देश में बच्चों, ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा में बहुत बार आता है ये साइक्लोन्स, ये दो वर्स्ट अफेक्टेड हमारे स्टेट्स हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कैटेगरीज क्या क्या हो सकती है। तो बच्चों विंड स्पीड के आधार पर क्या है, इनकी कैटेगरीज डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए। अभी तक अधिकतर 1 2 3 4 कैटेगरी की देखे जाते हैं, 5 के बहुत बहुत ज्यादा रेयर। ठीक है, ये 10-20-50 साल में एक आधी बारी 5 कैटेगरी का आता है, और 3 और 4 के तो अक्सर आते ही रहते हैं। तो कैटेगरी 1 का मतलब है यहाँ विंड स्पीड स्टार्टिंग रेंज है 79 के आसपास, मतलब 74 से 95 माइल्स पर आवर के बीच में होती है, तो ये कैटेगरी 1 का कहलाता है साइक्लोन। यहाँ पर डैमेज बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, तेज हवाएं चलती है, बस खाली बारिश होती है नॉर्मल। उसके बाद अगर विंड स्पीड 95 से लेकर 110 माइल्स पर आवर तक पहुंच जाती है
तो यहाँ मॉडरेट डैमेज होता है, साधारण डैमेज, छोटे मोटे पेड़ ऊपर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी भर जाएगा अंदर के इलाकों में, कोस्टल रीजन में, तो मॉडरेट डैमेज, नॉर्मल नुकसान। उसके बाद विंड स्पीड 110 से 130 माइल्स पर आवर हो जाती है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान होता है, फसलों चौपट हो जाती हैं, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। उसके बाद अगर 130 से लेकर 155 माइल्स पर आवर तक पहुंच जाती है तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है कि नहीं का 60-70% डैमेज होता है, एक्सट्रीम डैमेज। एंड अगर 155 से ले माइल्स पर आवर से लेकर के इवन 200 माइल्स पर आवर तक की विंड स्पीड हो जाती है तो बच्चों ये कैटास्ट्रॉफिक है, ये वाइड डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, पूरी तबाही मचाए देता है, भयंकर मंजर होता है, ये सब कुछ तहस-नहस कर देता है। कैटास्ट्रॉफिक मतलब व्हिच कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ठीक है, पूरा जीवन जो होता है तहस-नहस कर देता है। अब बच्चों साइक्लोन जो होते हैं, अर्थक्वेक पे तो हम क्या पहले से प्रिडिक्शन नहीं करते, लेकिन साइक्लोन्स क्योंकि समुद्रों पे ओरिजिनेट होते हैं और ट्रैवल करने में उनको समय लगता है, एक जगह दिख गया तो तट पर आने में 1-2 दिन का समय लग जाता है, कई घंटे लगेंगे। तो सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको पहले से देख लेते हैं। तो समुद्र में जहां पानी का सर्कुलेटिंग कॉलम बन जाएगा, हलचल होगी, वहां समुद्र का जो रीजन ब्लूइश की जगह व्हाइट नजर आने लगता है और जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है सफेद सफेद दिखने लगता है, उसके ऊपर सर्कुलेटिंग जो क्लाउड फॉर्मेशन है, और फिर धीरे धीरे हमको वो किस दिशा में अग्रसर होता है उसके मूवमेंट से, हम इमेजरी से, भाई अभी हमने इमेज ली 2 घंटे बाद ली, 5 घंटे बाद ली, तो हमको उसके कोर्स ऑफ डायरेक्शन पता लग जाता है कि किस तरफ हिट करने वाला है, और जिस कोर्स पे हिट करेगा वहां पे लोगों को पहले से ही जानकारी दे दी जाती है, वार्निंग दे दी जाती है, इलाके खाली करवाए जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत संभव है। और इसके लिए इनकी अर्ली वार्निंग के लिए बच्चों अमेरिका के नासा के द्वारा 2 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं जो धरती की परिक्रमा करके इन पे नजर रखते हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स इनके नाम है गोज सैटेलाइट, GOES, गोज, वैसे तो गो का ये फर्स्ट फॉर्म है ES के साथ में गोज, बट इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, GOES, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। क्या है, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट, ठीक है। तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किए गए 2 सैटेलाइट्स हैं, ये हमको सारी जानकारी अर्ली वार्निंग देते हैं, ये सभी देशों के साथ ये जानकारी शेयर भी की जाती है, ठीक है। तो नासा के द्वारा रिलीज किए गए जो सैटेलाइट्स हैं लॉन्च किए गए, जो कि इनकी अर्ली वार्निंग हमको दे देते हैं साइक्लोन्स के बारे में। चलिए अगला हम देखेंगे बच्चों, ग्लेशियर क्या होते हैं, ठीक है, हिमखंड बड़े बड़े, ठीक है कि नहीं, क्या हिमखंड। चलिए, तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं, हिमालयन रीजन जैसे ध्रुवीय प्रदेश हो गए, जैसे टेम्परेट जोन्स हो गए, वहां पे बच्चों प्रेसिपिटेशन जो है रेनफॉल के रूप में, लिक्विड रेन के रूप में ना होकर के बच्चों बर्फबारी होती है। स्नो लगातार विंटर में जब गिरती है तो उसकी मोटी मोटी परतें जम जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये परतें एक दूसरे को दबा करके मजबूत चट्टान का रूप ले लेती है। हमारे जो हिमालयन रीजन है उसमें ऐसी चट्टान के रूप में बर्फ जमी है जिसको हम छेने हथौड़े से फोड़ेंगे तो ही जाके मुश्किल से फूटेंगे, बहुत मजबूत बर्फ बन जाती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतने ऊंचे ऊंचे बर्फ के ब्लॉक्स बन जाते हैं और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, समझा गया, खुद की वेट के कारण ढह जाते हैं, पूरा पूरा बर्फ का जो मोटा मोटा लेयर है वो स्लिप होकर के नीचे की ओर ढलान की ओर फिसलती है, और वो तब तक फिसलती है जब तक कि किसी वाटर बॉडी में ना एंटर कर जाए। वाटर बॉडी हमारी नदी हो सकती है, हमारा महासागर हो सकता है, और महासागर में इस प्रकार से मोटा सारा आइस का ब्लॉक फिसल करके फिसल करके आ जाएगा और वो उसके ऊपर तैरता है। और ये मोटा जो आइस का ब्लॉक होता है कई मतलब किलोमीटर लंबा हो सकता है और कई मीटर, सैकड़ों, 200, 300, 400, 500 मीटर तक भी मोटा हो सकता है ये। और जब वाटर बॉडी में, ओशन बॉडी में फ्लो करेगा तो इसका अधिकतर 80-90% से ज्यादा हिस्सा इसका पानी के अंदर होता है, ऊपर बहुत थोड़ा ही दिखाई देता है और ये फिर धीरे धीरे फ्लोट करता है। इसका मूवमेंट हमको नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे क्या ये मूव करता है, तैरता है ये। और इस प्रकार का जो बड़ा फ्लोटिंग जो आइस बॉडी होती है इसी को हम बच्चों ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है कि नहीं, क्या तो देखो क्या है, इन कोल्डर रीजन्स लाइक हिमालयाज और एट द पोल, ध्रुव में या हिमालय में जो कि ठंडे प्रदेश है, द प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ लिक्विड। प्रेसिपिटेशन मतलब कोई भी तरीका जिसके द्वारा वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर से धरती पे आता है वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो रेन भी हो सकती है, ये स्नोफॉल भी। तो नॉर्मली ठंडे प्रदेशों में स्नोफॉल के रूप में होता है विंटर में, तो लिक्विड के स्थान पे स्नोफॉल। ड्यू टू कंटिन्यूअस स्नोफॉल, स्नो फॉर्म्स थिक लेयर्स ऑफ आइस। तो स्नो तो होती है भुरभुरी, सॉफ्ट होती है रुई के जैसे, और आइस होती है कठोर चट्टान के रूप में। तो दब दब के ये मोटी आइस का रूप ले लेती है लंबे समय तक। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद में मोटी मोटी चट्टाने होती हैं, कई बार क्या होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे को खिसक जाती है, दरक जाती हैं, एंड द होल लेयर ऑफ स्नो और आइस पीस जो होता है इट स्लिप्स डाउनवर्ड्स एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन ए रिवर और ओशन बॉडी। और ये तैरने लगता है किसी, स्लिप होकर के नदी में या किसी बड़े महासागर में तैरने लगता है। सच अ ह्यूज फ्लोटिंग मास ऑफ आइस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर। ये नॉर्मली ध्रुवीय प्रदेशों में बहुत ऐसे टूट टूट के हिमखंड महासागरों में आ जाते हैं और तैरने लगते हैं।
और इस प्रकार से तैरते हुए बड़े-बड़े जो चट्टान है बर्फ की, इसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। हमारा जो टाइटैनिक है बच्चों, ऐसे ही बहुत बड़े ग्लेशियर है, आइसबर्ग से टकरा करके चूर-चूर हो गया था। तो देखो स्टील की बॉडी, वो भी झेल नहीं पाई इसके प्रहार को। ड्यू टू देयर बिग साइज, और इतने बड़े आकार के होते हैं, दे जनरेट ए ट्रेमेंडस फोर्स एंड मूव स्लोली। धीरे-धीरे मूव करते हैं और उनके रास्ते में मान लो कोई आइलैंड भी आ गया, चट्टान आ गई, कोई माउंटेन आ गया, टकराते ही ना उसको तहस-नहस करके अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को तोड़ते-फोड़ते जाते हैं। तो मूव करते स्लोली, बट उनकी टक्कर भी बहुत जबरदस्त फोर्स जनरेट करती है। देयर मूवमेंट कैन हार्डली बी नोटिस, और उनके मूवमेंट को हम नोटिस नहीं कर पाएंगे, धीरे-धीरे मूव करते हैं। दे डिस्ट्रॉय एनी माउंटेन और रॉक कमिंग इन देयर वे। उनके रास्ते में कुछ भी आया, माउंटेन आया, पहाड़ आया, चट्टान आई, द्वीप आया, सबको तोड़ते चलते हैं। In India, the rivers Ganga and Yamuna originate from glaciers in the Himalayan region. और हिमालयन रीजन में जहाँ पे खूब बर्फ जमी हुई है, वहीं से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स में से ही हमारी गंगा और यमुना नदियां निकली है। गंगा नदी जिस स्थान से निकली है, उस ग्लेशियर को गंगोत्री कहा जाता है। यमुना जहां से निकली, उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। ठीक है कि नहीं? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और बच्चों आजकल एक हमारा जो संसार है बहुत ही इंपॉर्टेंट परेशानी फेस कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसके कारण क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है, तापमान, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और 2-3 डिग्री भी इसमें अगर उछाल आता है तो तेजी से हमारा जो ग्लेशियर्स हैं, हमारी पोलर आइस कैप से सब तेजी से मेल्ट हो जाएंगी। इन्हीं के कारण हमारी नदियों को फ्रेश वाटर मिलता है, पीने का पानी मिलता है। और अगर ये ग्लेशियर्स नष्ट हो जाएंगे, सारा पानी समुद्र में मिलकर खारा हो जाएगा, हमको पीने के लिए पानी नदियों के रूप में मिलेगा नहीं, सिंचाई के लिए परेशानी आ जाएगी, फूड प्रोडक्टिविटी में दिक्कत आएगी। समझ में आ गया? तो ग्लेशियर्स हमारे जो धरती पे जो जनजीवन है उसके लिए फ्रेश वाटर मुहैया कराते हैं। साल भर रिवर्स में पानी ऐड करते हैं ग्लेशियर्स। सोचो अगर ये सारे मेल्ट हो जाए नदियों में, गंगा और यमुना नदियों में पानी ही ना मिले, तो सोचिए कैसा जीवन होगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। ठीक है? और यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, तो तुरंत लगाम लगाया जाना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक बच्चों, अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी दर से जारी रहती है, तो बाय द ईयर 2037 टू 2040, 2037 से 2040 आते आते हम हमारे धरती के सारे ग्लेशियर्स को खो देंगे। हमारे धरती पे बर्फ की चट्टानें नहीं बचेंगी, सिर्फ महासागर ही बचेंगे। उनका लेवल इतना बढ़ जाएगा, बहुत सारा कोस्ट लाइन डूब जाएगी हमारी। तो नुकसान खूब होता है इनके खोने से, उनको संरक्षण करना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में रखना बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। अगली फोर्स बच्चों है हमारी इरोजन फोर्सेस। बता चुके हैं, ये वो फोर्सेस हैं जो धरती की शेप को चेंज तो करती है और फोर्स के साथ, मूवमेंट के साथ काम करती है, इरोजन फोर्सेस कहलाती है। ठीक है? तो ऐसी कोई भी दो फोर्सेस को एक्सप्लेन करना है और मानव जीवन में उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो एक्सप्लेन करना है। द फोर्सेस दैट हेल्प टू शेप द अर्थ सरफेस, वो फोर्सेस, वो बल जो धरती की सतह को बदलती है, उनके बदलने में मदद करती हैं, वो कहलाती हैं इरोजन फोर्सेस। मूवमेंट कैसे काम करती हैं? दीज फोर्सेस एक्ट एट स्पीड, स्पीड से काम करती है, मूवमेंट से काम करती हैं। एग्जांपल हो गया बहता पानी, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, बहती हवा, जिसमें साइक्लोन्स या फिर स्टॉर्म, आंधी तूफान भी हो सकते हैं। एंड ग्लेशियर्स, चट्टान जो होती है दर के खिसक करके आ जाती है अपनी मेन बॉडी से, और जो फ्लोट करती है रिवर बॉडीज में, अपने रास्ते पे आने वाले हर चीज को तोड़-फोड़ करते हुए निकल जाती है। तो ग्लेशियर्स एग्जांपल। ग्लेशियर भी हम देख चुके हैं, तो इसमें हम बात करेंगे विंड्स के बारे में। हवाएं मैंने जैसा कि पहले बता चुके हैं, सीजनल हवाएं जो मानसून विंड्स होते हैं, वो हमारे देश में क्या लाती है? रेन्स लाती है। तो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू, तो विंड कैसे बनती है, हवाएं कैसे चलती है, वो देख लेते हैं। ड्यू टू सन्स अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, धरती का जो सतह है, सूर्य की रोशनी कहीं तो ज्यादा पड़ती है, जहाँ पे की वेजिटेशन कम है, जो रेगिस्तानी इलाका है वहां पे सूर्य की गर्मी बहुत तेज पड़ती है, तो वहां की सरफेस गर्म हो जाती है। एक्सपोज जो लैंड है वो गर्म हो जाती है, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है। ठीक है? अब लैंड गर्म हो जाएगी तो उसके आसपास का जो एयर है उसके संपर्क में वो भी गर्म हो जाती है। तो एटमॉस्फेयर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तापमान, कोई पे कहीं पे ज्यादा गर्म है, कहीं पे ठंडा है। तो विंड्स आर कॉल्ड, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग तापमान के कारण ही विंड्स जन्म लेती है। ठीक है? और ये विंड जो होती है ये बहुत तेजी से मूव करती है, इसमें खूब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। आंधी तूफान जो चलते हैं उसमें विंड की स्पीड बहुत जबरदस्त होती है। इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म, और तूफान के रूप में जब ये हवाएं चलती हैं, दे कैन क्रिएट हैवॉक इन एन एरिया, किसी एरिया को पूरा तहस नहस कर देते हैं, पूरी फुल बर्बादी ले आती है एरिया में। दे में अप्रूट बिग ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। डिस्ट्रॉय वेजिटेशन, वनस्पति का नुकसान होता है। These winds when beat upon the rocky surfaces cause their wear and tear, which helps in the formation of fine particles of soil. तो नुकसान तो करती है लेकिन सहायक भी है। तेज हवाएं जब रॉकी, चट्टानी सतहों से टकराती हैं, तो क्या होता है?
उनके जो शार्प हिस्से होते हैं उसको घिसती हैं, उसको चूर-चूर करती है, वियर एंड टियर उनकी घिसावट कॉज़ करती है और उनके जो छोटे-छोटे बारीक कण होती हैं, वो बह-बह के दूर-दराज कण जो होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं और उससे हमारी उपजाऊ मिट्टी बनती है, फाइन पार्टिकल बनते हैं सॉइल के। The winds also carry fine particles to far places, ensuring their uniform distribution. और जहाँ चट्टाने हैं वहां से ये हवाएं इन बारीक कणों को उड़ा करके ले जाती है, दूर दराज के इलाकों तक फैला देती है। तो एक तरह से वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली ये कण हर जगह फैल जाते हैं, एक जगह टिक के नहीं रहते, फैल जाते हैं। पानी बहा करके ले जाता है, विंड उड़ा करके ले जाती है, यूनिफॉर्मली वो मिनरल कंटेंट जो होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। द सीजनल विंड्स इन इंडिया ब्रिंग रेन्स ड्यूरिंग समर। और जो मानसून विंड्स हैं हमारे देश में गर्मियों में बारिश लेकर के आती हैं, जिससे हमारी फसलें हम पैदा करते हैं, फसलें उगाते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। विंड्स में ऑल्सो बिकॉज यूज्ड टू रन विंड मिल्स। और विंड जब चलती है तो इनकी मदद से हम क्या है, विंड मिल की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है। सो दस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। और इस प्रकार से जो विंड्स हैं, इरोजन फोर्सेस, ये मानव जीवन के लिए जरूरी है। तो नुकसान पहुंचाते हैं जब ये चरम पे होती है, लेकिन आवश्यक भी, इनके बिना काम भी नहीं चलेगा। अगला हमारा इरोजन फोर्स है बच्चों, फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, ठीक है। अब देख लेते हैं ये जो बहता हुआ पानी है ये भी किस प्रकार से हमारी धरती की सतह को चेंज करता है। तो फ्लोइंग वाटर बच्चों को नदियों के रूप में मिलता है, झरनों के रूप में मिलता है। दिस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स। नदियों के रूप में जो होता है हमको बहता हुआ पानी मिलता है। ह्यूज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स। और मनुष्य ने अपने फायदे के लिए क्या होता है, बाढ़ से बचने के लिए कई नदियों पे बड़े-बड़े बांध बना देता है। बांध के कारण क्या होता है, उसके पानी को रोक लिया जाता है बड़े रिजर्वायर में, और वहां पे फिर क्या होता है, बिजली बनाई जाती है। समझने का, बिजली संयंत्र लगा दिया जाता है, टरबाइन जनरेटर वगैरह लगा करके बिजली उत्पन्न की जाती है। साल भर थोड़ा-थोड़ा पानी छोड़ेंगे कंट्रोल वे में, नहरों के द्वारा, वो सिंचाई के काम में आ जाता है। और इससे पानी को बहुत ज्यादा बड़े बांध में जमा कर देने से क्या होता है बच्चों, पानी का वेस्टेज बंद हो जाता है। हर साल जो बाढ़ आती है वो बाढ़ बंद हो जाती है, तो इससे जान और माल की हानि को रोका जा सकता है। तो डैम इसी पर्पस से बनाए जाते हैं, ठीक है। दिस आल्सो प्रिवेंट्स एनुअल फ्लड्स। फ्लोइंग वाटर व्हेन डिसेंड्स फ्रॉम माउंटेन्स। और जो ये बहता पानी जब पहाड़ों से नीचे गिरता है वाटरफॉल के रूप में, झरनों के रूप में, तो ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरती है, पानी की धार, तो नीचे चट्टानों पर टकराने से चट्टानों को घिसता है वो पानी, चट्टानों का चूर-चूर हो जाता है चट्टानें। तो चट्टानों का तो ऊपर से शेप गोल-मोल हो जाता है, वो स्मूथ हो जाती है। जो कण है वो रेत के रूप में बह-बह के ये नदियां मैदानी इलाकों तक ले आती है। हमारे उत्तर भारत में जो गंगा के जो मैदान है, नॉर्थ गंजेटिक प्लेन, इसी प्रकार से महीन जो पहाड़ों से मिट्टी काट-काट कर लाई गई है, उसी के बिछने से बने हैं। और ये बारीक मिट्टी जो मिट्टी है, इसको सिल्ट कहा जाता है। समझ में आ गया? इट इज कॉल्ड सिल्ट। तो ये सिल्ट जो है ये गंगा और यमुना नदियां लेकर के आती हैं, और इसी से हमारे उत्तर भारत के नॉर्थ गंजेटिक प्लेन बने, जो कि एक तरह से हमारे देश में सबसे ज्यादा उपजाऊ स्थान है प्रोडक्टिविटी के लिए, अनाज उत्पादन के लिए। द रिवर्स आर अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी का भी एक मुख्य स्रोत है हमारे देश में, मीठे पानी का, एंड इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर। और यही कारण, और इन्हीं के कारण हमारे पूरे भारत देश में क्या है, सिंचाई व्यवस्था हम सुचारू रूप से इंश्योर कर सकते हैं। पूरे देश में नदियों के द्वारा ही अधिकतर सिंचाई होती है, ठीक है। 10 विंड्स एंड रिवर। तो इस प्रकार से जो इरोजन फोर्सेस हमने दो डिस्कस की है, कौन कौन सी, ग्लेशियर पहले कर दिया था हमने, तो विंड्स हवाएं, और उसके अलावा जो नदियां हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारी मानव सभ्यता के लिए। और अधिकतर सभ्यताएं बच्चों, पुरानी जो सभ्यता है मनुष्यों की, वो नदियों में, नदियों के आसपास, नदी घाटी के आसपास ही बनी है। हमने पढ़ा है ओल्ड पुराने समय में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये क्या है, सिंधु नदी जो है उसके इर्द गिर्द ही पली बसी, जो आज अधिकतर रीजन उसका पाकिस्तान सिंध प्रोविंस में है। क्लियर है? तो बच्चों ये था हमारा आज के वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे छोटे मोटे और टॉपिक्स रह गए, हमारी धरती का इवोल्यूशन, हमारी धरती कैसे बनी, हमारा सोलर सिस्टम कैसे विकसित हुआ, ठीक है। तो इसके ओरिजिन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है वो आगे देखेंगे, और फिर धरती के स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे। हमारी धरती जो है वो कौन सी 3 परतों की बनी है, क्या क्या उनकी मोटाई गहराई है, क्या धरती का कंपोजिशन है, मिनरल कंपोजिशन क्या है, तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। तो इस सबको आप अच्छे से समझ करके, पूरा देख करके एंड तक ढंग से आप इसको नोटबुक में नोट कर लेना। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।